टाइम सेव्स 9। समय रहते अगर हम किसी मुश्किल को ठीक करना चाहे तो एक बड़ी समस्या से बच सकते हैं। हर्निया के कोई स्टेजेस नहीं होते, हम उसको टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पित्ती की जो थैली होती है निकालने के बाद लोग कहते हैं कि उन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। आपके डाइजेशन नहीं सही होने के बहुत सारे दूसरे कारण हैं। अक्सर के लम्स सिर्फ एक फाइब्रॉइड होता है जिसे हम फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। फीमेल्स का ब्रेस्ट एक ग्लैंड है, वो ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे गार्ड बन जाते हैं। लेकिन हाँ, इस मामले में भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पेशेंट खुद से ही उसे एक सादी सी गार्ड समझकर इग्नोर कर ना बैठ जाए कि कल को जब अगर वो कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो तो उसे बड़ा लेट पता चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे, जैसे कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है और आप कितने सालों से मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं डॉक्टर निहाल अहमद अंसारी। मैंने अपना MBBS 2019 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मीरज महाराष्ट्र से कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन DNB जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अपोलो हॉस्पिटल बेलापुर नवी मुंबई से कंप्लीट किया। मैं लगभग 6 साल से MBBS कंप्लीट करने के बाद से फील्ड में हूँ। तो डॉक्टर साहब, हर्निया को लेकर एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन आज लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसे कब तक ऑपरेट करवाना चाहिए, और आप बता सकते हैं कि किस स्टेज पर सर्जरी जरूरी हो जाती है। ओके, हर्निया के कोई स्टेजेस नहीं होते, हम उसको टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हाँ, ज़रूरी आपने पूछा तो जिसे हम कहेंगे कि इमरजेंसी हो जाना। इमरजेंसी तब होती है जब हर्निया में आपके पेट के अंदर के कंटेंट आकर फंस जाए। वो वक्त तो ऐसा होता है कि ना आपके पास ऑप्शन है ना हमारे पास ऑप्शन है। एक ही बात है कि हम सर्जिकली उसको ठीक करें। अदरवाइज आप अगर रूटीनली पूछे तो हर्निया जिस वक्त डायग्नोज होता है, आप आकर हमें मिलेंगे, हम देखेंगे, उसको एग्जामिन करते ही समझ में आ जाएगा कि जो एक कहावत है इंग्लिश में, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय रहते अगर हम किसी मुश्किल को ठीक करना चाहे तो एक बड़ी समस्या से बच सकते हैं। तो वो फिर हमारा काम वहाँ शुरू होता है एग्जामिन करने के बाद कि हम इसे प्लान्ड सर्जरी कब कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर हम पहले ही इस चीज़ का इलाज करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें बहुत बेहतरी रहेगी, पेशेंट का रिकवरी टाइम कम रहेगा और वो जल्द से जल्द अपने रूटीन लाइफस्टाइल में वापस आ सकेगा। यानी कि जब हमें पता चले कि हाँ हमें हर्निया जैसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो जितनी जल्दी हम करवा लें वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, अगला सवाल जो हमारा है वो ब्लड इन स्टूल, यानी कि टॉयलेट करते वक्त में खून आता है जो, तो डॉक्टर, कई पेशेंट्स को मोशन के दौरान ब्लड आता है और वो समझते हैं कि उन्हें पाइल्स है, या फिर इसके पीछे और भी वजह हो सकती है। बहुत सारी वजह है, एक नहीं कई सारी वजह है, और ये बिल्कुल गलत है पेशेंट की तरफ से सेल्फ डायग्नोज करना कि ये मुझे जो ब्लड आ रहा है वो मेरे कुछ बाहर के खा लेने या गर्म खाने या किसी डॉक्टर की दवा देने की वजह से मेरा बवासीर उभर गया है। ये एकदम गलत है। ये हमारा काम है उसे एग्जामिन करके बताना कि आप शायद सिर्फ एक छोटा हार्ट स्टूल पास करने की वजह से कट ले लिए हो, वहां से ब्लीड कर रहे हो, या प्रॉपर आपको हिमोरॉइड्स है जो इंटरनल होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, या आपको कोई और बड़ा मर्ज है जैसे कि रेक्टल कैंसर, जो मैंने पिछले 1 साल में कई सारे पेशेंट्स को भिवंडी में डायग्नोज किया है और कई सारे लोग काफ़ी लेट डायग्नोज हुए हैं इस मामले में। यानी कि खुद से इस चीज़ को सेल्फ डायग्नोसिस हमेशा नुकसान पहुंचाता है। उसके लिए हमने स्पेशलाइजेशन की है, हमने नहीं, कई सारे और डॉक्टर्स हैं, आप उनको दिखाइए और डायग्नोसिस ले लीजिए। फिर आप अपने उस पर कॉल ले सकते हो कि मुझे उसे ऑपरेट करवाना है, मेडिसिन लेना है, या मैं अपना परहेज करके लाइफ चला लूंगा उसके साथ। यानी कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि उन्हें पाइल्स ही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत। इसके पीछे कई रीजन है इसके। अगला जो हमारा सवाल है वो है गॉल ब्लैडर सर्जरी। गॉल ब्लैडर यानी पित्ती की जो थैली होती है निकालने के बाद लोग कहते हैं कि उन्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। क्या ये सच है, और अगर हाँ तो इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहली बात, ये जो आपने पित्त की थैली वर्ड कहा, जो हिंदी में उसे कहा जाता है, ये गलत नाम दिया गया। इसी से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। पित्त बनता लीवर में है। पित्त की थैली इसे बोलकर लोगों को लगता है कि मेरा सारा डाइजेस्टिव एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइल जूस, पित्त, वो गॉल ब्लैडर में बन रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गॉल ब्लैडर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का काम करता है। पित्त बनता लीवर में है, लीवर से वो जाता है आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में। तो इसलिए गॉल ब्लैडर निकाल देने से हाँ आपका डाइजेशन बेहतर जरूर हो सकता है अगर उसके स्टोन की वजह से वो बिगड़ा हो, बट खराब नहीं हो सकता। आपके डाइजेशन नहीं सही होने के बहुत सारे दूसरे कारण हैं। मतलब ये टोटली एक मिथ है कि डाइजेशन खराब हो जाती है या फिर यस, और ये मिथ है और इसके खिलाफ में तो जो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, जो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा हो रहा है, निकालने के बाद हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए हम जरूर उनसे बात करेंगे। उनका डाइजेशन किस वजह से बिगड़ा हुआ है, क्या उन्हें बहुत
कब्जियत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो खुली सी बात है अगर मोशन ठीक से नहीं होगा, सब खाना स्टोर रहेगा इंटेस्टाइन में, तो उन्हें इनडाइजेशन होना है। फिर उनका खाने का क्या टाइम टेबल सही है, क्या वो खाने के बाद जो बेसिक हाइजीन है, बेसिक गुड हैबिट है कि वो चलते हैं उसके बाद या नहीं, या डायरेक्ट बिस्तर पकड़ लेते, ये ज्यादा कारण है उनके डाइजेशन बिगड़े रहने का। तो मतलब इनके डाइजेशन खराब होने की जो वजूहत है वो दूसरी है, बहुत सारी दूसरी वजह है, ना कि उनका गॉल ब्लैडर निकल जाना। सो अभी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेस्ट लम्प्स, यानी जो औरतों को होती है सीने में जो गांठ हो जाती है, तो क्या ब्रेस्ट में जो गांठ होती है क्या वो हर दफा सिर्फ कैंसर की ही होती है, यानी कुछ लम्प्स नॉर्मल भी होते हैं या फिर सिर्फ कैंसर के ही होते हैं? अक्सर के लम्प्स बुक्स के हिसाब से भी और हमारे प्रैक्टिस के हिसाब से भी, अक्सर के लम्प्स सिर्फ एक फाइब्रॉइड होता है जिसे हम फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। फीमेल्स का ब्रेस्ट एक ग्लैंड है, वो ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं। लेकिन हाँ, इस मामले में भी मैं ये जरूर कहूंगा कि पेशेंट खुद से ही उसे एक सादी सी गांठ समझकर इग्नोर कर ना बैठ जाए कि कल को जब अगर वो कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज हो तो उसे बड़ा लेट पता चले। हम उसके लिए बैठे हैं, हम अच्छा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बिना सर्जरी के भी हमें बता सकता है कि वो गांठ किस किस्म का है और उसे सर्जिकली ठीक करना है, मेडिकली उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, या उसे सिर्फ इग्नोर भी किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी। आप भिवंडी में काफी पेशेंट्स देखते हैं। हाँ। तो आपके एक्सपीरियंस में यहाँ किस तरह के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं? ओके, मैं जो सबसे ज्यादा केसेस देखता हूँ वो उस बारे में आपने मुझसे पूछा नहीं पिछले सवालों में, वो है डायबिटिक फुट। शुगर बढ़ने की वजह से पैरों का नम रहना और उसमें छोटे छोटे छाले होना, जो पेशेंट खुद से ट्रीट कर रहा है या कहीं आसपास अनप्रोफेशनल लोगों से ठीक कर रहा है, और धीरे धीरे करके उनकी उंगलियां सड़ते जा रही है, नसें खराब होती जा रही है। सबसे कॉमन बीमारी मैंने भिवंडी में ये देखा है जो काफी इग्नोर्ड है और जिसपे कोई बात नहीं करता, और फिर एट दी एंड पेशेंट या तो एम्पुटेशन यानी पैर से अपना हाथ धो बैठता है, या तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम में लैंड अप होकर आईसीयू में एडमिट रहता है। डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, तो उनके अगर हाथ पैर में अगर कहीं जख्म हो जाए तो वो कहते हैं कि जल्दी ठीक नहीं होता, वो जख्म शायद से पक जाता है ना? तो इन हालात में क्या एक यही जो है कि इसका सॉल्यूशन है कि उनका हाथ या पैर काट दिया जाए, फिर उतना एरिया काट दिया जाए? नहीं, इसके लिए दो जरूरी चीजें। एक, अच्छा डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए वो अपने फिजिशियन को ढूंढे, जैसे कि हम यहाँ SDI हॉस्पिटल में है, डॉक्टर अहमद सर है, आप उनसे मिलकर अपना शुगर कंट्रोल करो। और रही बात फिर इन्फेक्शन की, या जिस वजह से वो अल्सर बढ़ रहा है, वो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उसके लिए एज अ सर्जन मैं उसको ट्रीट कर सकता हूँ, उसे उसी जगह पे रोकने की कोशिश कर सकता हूँ ताकि ये नौबत एम्पुटेशन तक ना आए। तो डॉक्टर साहब आपने काफी चीजें हमारी क्लियर कर दी और हमारी ऑडियंस की भी। एक सवाल ये रहने वाला है कि पाइल्स फिशर या फिस्टोला ट्रीटमेंट जो होता है, जी है ना, तो इन केसेस में अक्सर लोग डरते हैं कि सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, या फिर क्या कुछ ऐसे है कि दवाओं के बेस पर ये ठीक हो जाए? यस, पाइल्स को हम ग्रेड्स पर डिफरेंशिएट करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। अगर पेशेंट ग्रेड 1 या 2 पर आए, बिल्कुल दवाइयों से और अच्छा डाइजेशन उनका करके और उनकी ईटिंग हैबिट ठीक करके हम दवाइयों पे उनको फारिग कर सकते हैं, उन्हें सर्जरी के बारे में सोचना भी नहीं है। सिर्फ सर्जरी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पेशेंट्स को ही लगती है यूजुअली। और रही बात फिशर और फिस्टुला की, इसमें पेशेंट हमारे पास क्या सिम्टम्स लेकर आ रहा है, क्या उसे सर्जिकली ठीक करना है या बस वो थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस कर ले तो उससे भी वो बेहतर हो जाएगा, ये हम एग्जामिन करके उसको बता सकते हैं। और एक लास्ट मैं खुद से ऐड करूंगा, जो पेशेंट्स अक्सर हमारे पास ओपीडी में आके पूछते हैं कि सर क्या कहीं ऑपरेट करने के बाद मेरा मोशन का कंट्रोल तो नहीं लूज हो जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो उनके लिए मैं बड़ा ईजी कर दूं कि इतने साल इस चीज के लिए हम पढ़ाई नहीं करते कि आपके मोशन का कंट्रोल कैसे लूज करा दिया जाए। ये बड़ा ही ग्रॉस टर्म है, ना जाने कैसे ये मार्केट में इतना ज्यादा शोर इसका है। ऐसी कोई हमने तो आज तक अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखी, ना हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट्स उनकी प्रैक्टिस में देखी कि ऑपरेट के बाद किसी पेशेंट का मोशन का कंट्रोल चला गया हो। तो डॉक्टर साहब आपने हमारे काफी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। एक आखिरी चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा एडवाइस बहुत क्लियर सा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे शहर में किसी भी बीमारी रिलेटेड है कि उस बीमारी के लिए पहले से बहुत सारी चीजें सोसाइटी में फैली हुई है। किसी भी ऐसा नहीं, जनरल सर्जरी रिलेटेड, हर बीमारी रिलेटेड, जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ है तो वो पहले वो कवल समझ के उसे उतरवाने जा रहा है, ना कि उसके प्रोफेशनल उसके स्पेशलिस्ट से मिलकर उसे सही से समझे कि वो जॉन्डिस हुआ किस वजह से। उसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट रिलेटेड, जनरल सर्जरी रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं,
वो खुद से सेल्फ डायग्नोज करके सेल्फ ट्रीटमेंट करके खुद को नुकसान ना पहुंचाए। एक कंसल्टिंग लगती है उस बीमारी को सही से समझने, एक सही इन्वेस्टिगेशन लगता है उस बीमारी के हद तक को समझने कि वो कितना पेशेंट को नुकसान पहुंचा रही है, और वहां से उसका सही ट्रीटमेंट और अर्ली रिकवरी का फेज शुरू हो जाता है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप अपने हर मर्ज के लिए शहर में आपके जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो स्पेशलाइज्ड है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है उस बीमारी को पढ़ने समझने में, उनसे मिलिए और अपने इन बीमारियों को जल्द से जल्द ठीक करिए। डॉक्टर साहब, भिवंडी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि जैसा कि हमने बात की कि हमें इलाज करवा लेना चाहिए या फिर पहले ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, तो वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते क्योंकि उनकी जो आमदनी होती है वो इतनी नहीं होती कि वो अच्छे डॉक्टरों को दिखा पाए। ओके, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जिस हॉस्पिटल में अभी मौजूद हूँ, SDI हॉस्पिटल बंजारपट्टी नाके पे, यहाँ पे पेशेंट्स के माली हालात के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका बखूबी ख्याल रखा जाता है, उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देती है। अगर वो वाकई में बिलो पॉवर्टी लाइन हो और उनको इस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी अब आज की डेट में इस अच्छे ट्रीटमेंट से दूर नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेट किया इस चीज़ को, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हर चीज़ को जो हमने पूछी। तो अभी हम अपने इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं। यस, हमारे पास बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, हम ज़रूर इस पर किसी दिन बात करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।